प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में हम अलग अलग कक्षाओं में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। कक्षा 6 में संख्याओं की जानकारी पाठ 3 को पढ़ेंगे, क्लास 7 में पूर्णांक को पढ़ेंगे, क्लास 8 में परिमेय संख्या पाठ 3 को पढ़ेंगे और उसके क्विज करेंगे, क्लास 9 में संख्या पद्धति पढ़ेंगे, क्लास 11 में समुच्चय यानी सेट के पाठ 4 को और उसके क्विज को करेंगे। तो दोस्तों, आशा है कॉपी और कलम लेकर के आप टीवी के सामने बैठ गए होंगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप नोट भी करते जाएंगे और प्रश्नों को हल भी करते जाएंगे और उसको मिलाते भी जाएंगे। तो आइए इसी आशा से इस पाठ की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि बड़ी संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग कर हम किस तरह उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि आकलन क्या होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अल्पविरामों का प्रयोग पढ़ें। इसे समझने के लिए हम पहले एक बड़ी संख्या लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं यह बड़ी संख्या कितनी है? जिस तरह आपको मुश्किल हो रही है उसी तरीके से मुझे भी मुश्किल हो रही है, और इसी तरीके से हमारे गणितज्ञों को भी मुश्किल हुई थी। इसलिए उन लोगों ने अल्पविरामों का प्रयोग निकाला और कुछ इस तरह उन्होंने अल्पविरामों का प्रयोग किया। क्या अब आसान हो रहा है? जी हाँ, उन लोगों ने यहाँ पे 1, 2 व 3 अल्पविरामों का प्रयोग किया है। सबसे पहला अल्पविराम हमें 1000 बताता है, वह दूसरा लाख, वह तीसरा करोड़। इसके मदद से हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे 54 करोड़ है, 38 लाख है, वह 21,000 है और अंतिम में 967। तो फिर पूरी संख्या क्या हुई? 54 करोड़ 38 लाख 21,967। हुआ ना आसान? तो आइए अब हम यह सीखते हैं कि गणितज्ञों ने इनके नियम किस तरीके से बनाए हैं। जिस तरीके से किसी एक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के स्थान होते हैं, उसी तरीके से एक संख्या में अंकों के भी स्थान होते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वह हम पढ़ेंगे संख्यांकन की भारतीय पद्धति में। संख्यांकन की भारतीय पद्धति में जब हम संख्याओं को लेते हैं तो हम दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं। दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त जो सबसे पहला स्थान आता है वह आता है इकाई का, उसके बाद दहाई का, फिर सैकड़ा, इसके बाद आता है 1000, इसके बाद आपको मालूम है? जी हाँ, 10,000। इसके बाद तो बताइए, लाख, उसके बाद 10 लाख। आगे क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, अगला आएगा करोड़, उसके बाद अंतिम में 10 करोड़। संख्यांकन की भारतीय पद्धति के अनुसार हम संख्याओं में दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते वक्त पहले 3 स्थान मतलब कि इकाई, दहाई व सैकड़ा के बाद हम सबसे पहला अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अगले 2 स्थानों के बाद यानी कि 1000 व 10,000 के बाद अगले अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगले 2 स्थान यानी कि लाख व 10 लाख के बाद हम तीसरे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, और फिर अंतिम में अगले 2 स्थान आते हैं जो कि होते हैं करोड़ व 10 करोड़। था ना बड़ा ही आसान ये संख्यांकन की भारतीय पद्धति। आइए अब हम अगला नियम समझते हैं। अगला जो तरीका है वह है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इसके अनुसार जब हम किसी संख्या में दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो जो पहला स्थान होता है वह होता है इकाई का, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, तब होता है 1000, उसके बाद 10,000। अब आपको यह लग रहा होगा कि यह तो बिल्कुल
भारतीय संख्यांकन पद्धति के ही जैसा है, मगर यहाँ से इसमें बदलाव आ जाते हैं। 10,000 के बाद इसमें होता है 100,000, उसके बाद मिलियन, तब होता है 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। इस संख्यांकन पद्धति के अनुसार हम दाएं से बाएं की तरफ पहले 3 स्थानों के बाद पहला अल्पविराम लगाते हैं, फिर अगले 3 स्थानों के बाद दूसरा अल्पविराम लगाते हैं और फिर अगले 3 स्थान होते हैं। था ना यह भी आसान? आइए अब हम आंकलन के बारे में समझते हैं। आंकलन को समझने के लिए मैं आपको सुरेश से मिलाना चाहूँगा। सुरेश जब एक दिन अपने स्कूल से अपने घर को लौट रहा था, रास्ते में उसे बड़ा ही एक सुंदर सा बस्ता दिखा। वह उस बस्ते को खरीदना चाहता था, तो उसने दुकानदार से पूछा, बताओ भैया इसकी कीमत कितनी है? तो दुकानदार ने उसे बताया, भैया इसे 95 रुपए की कीमत पे खरीद पाओगे। तब उसने अपनी पॉकेट टटोली तो उसने देखा कि एक उसके पास 10 का नोट है, वह दूसरा 100 का। तो बताइए उसे कौन सा नोट देना चाहिए, 10 वाला या फिर 100 वाला? अगर आप 100 सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और यही आकलन होता है। जी हाँ, आकलन का मतलब यही होता है कि दी हुई संख्या में से जो सबसे निकटतम संख्या हो वह कौन सी होगी, इसी को हम आकलन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि अल्पविरामों का प्रयोग कर हम कैसे उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं, वह किस तरह से हम उन्हें संख्यांकन की भारतीय पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने आकलन के बारे में पढ़ा और यह जाना कि आकलन का मतलब निकटतम संख्या निकालना होता है। आशा करता हूँ आपको यह बड़ा ही आसान लगा हो। अब अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि आकलन करने के तरीके क्या होते हैं, और इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि आकलन का हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक का भाग 3। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय होगा पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। तो जिस प्रकार आपने योग के विभिन्न प्रकार के गुण देखे थे, अब आप व्यवकलन के गुण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण। इस गुण में कहा गया है कि आपके सामने 2 संख्याएं दी गई हैं, 2 पूर्णांक जो कि दोनों ही धनात्मक हैं, 9 और 7। तो जब आप 9 में से 7 को घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। उसी प्रकार यदि आप 7 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ होगा क्या? 9 बड़ी संख्या है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो अंतर तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि व्यवकलन की बात की गई है। तो 9 में से 7 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। अब क्योंकि 9 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और वो बड़ी संख्या है, तो परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला उदाहरण है आपके पास, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 13 में से जब आप ऋणात्मक 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है और 21 के आगे भी एक ऋणात्मक चिन्ह है। ये दोनों मिलके धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे और 13 और 21 मिलके 34 हो जाएगा, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और अंत में हमने क्या किया? अंत में हमने दोनों ही पूर्णांकों को ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 11। तो जब ऋणात्मक 6 में से आप ऋणात्मक 11 को घटाते हैं तो ये एक ऋणात्मक चिन्ह और ये एक ऋणात्मक चिन्ह, ये मिलके फिर से एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे।
व्यवकलन की बात है तो 11 में से 6 को घटाया जाएगा, और क्योंकि 11 बड़ी संख्या है उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो परिणाम में आने वाला पूर्णांक जो 5 है उसके आगे भी धनात्मक चिन्ह होगा। यानी a माइनस बी बराबर c। अगर a कोई पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है तो जब आप इसका व्यवकलन यानी a माइनस बी लेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 5 और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है -3। तो जब आप 5 में से -3 को घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 8। और अब इसी के साथ एक अगला उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में -3 में से आपको 5 को घटाना है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है -3 और धनात्मक पूर्णांक है 5। इसे हल करने पर हमें -8 प्राप्त होता है। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि जब 5 को आपने पहले लिखा और उसमें से घटाया -3 को तो आपको 8 प्राप्त हुआ, और जब आपने -3 को पहले रखा और उसमें से 5 को घटाया तो उसमें -8 प्राप्त हुआ। यानी जब आप पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम में जो आपको पूर्णांक प्राप्त होता है वह एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने योग में देखा था, आप संख्याओं के क्रम में बदलाव करते थे लेकिन जो आपको परिणाम प्राप्त होता था वह हमेशा एक समान होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें क्या किया है, इसमें -3 में से माइनस किया धनात्मक 2 को तो आपको -5 प्राप्त हुआ, और जब क्रम में परिवर्तन लाके 2 में से ऋणात्मक 3 को घटाया तो आपको 5 प्राप्त हुआ। यानी क्रम में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पहले था -3, उसमें से 2 घटाया जा रहा था, और अब 2 में से -3 को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। -6 में से -8 को घटाया जा रहा है। 2 ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से ये धनात्मक हो जाएगा और 8 में से 6 जाने पर 2 बचेगा, और यहाँ पर -8 में से -6 को घटाया गया जिसके परिणाम में हमें -2 प्राप्त हुआ। यानी जब हमने क्रम में परिवर्तन किया, यानी पहले रखा था -6 फिर रखा -8 तो हमें मिला 2। अगली स्थिति में हमने -8 को पहले रखे -6 को बाद में रखा तो हमको मिला -2। यानी क्रम में परिवर्तन लाने से हमको पूर्णांक में भी परिवर्तन दिख रहा है जो कि परिणाम में प्राप्त होता है। तो इस गुण से हमने ये सीखा कि योग में तो क्रम विनिमय था लेकिन व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता। संख्याओं में फेरबदल करने से व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का साहचर्य गुण। इस गुण में आपको एक समीकरण सबसे पहले दिया है जिसमें 3 पूर्णांक हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 पूर्णांकों का अंतर कर लेते हैं या व्यवकलन कर लेते हैं। तो 3 में से हम ऋणात्मक 4 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 जमा 4, क्योंकि 2 ऋणात्मक मिलके एक धनात्मक का निर्माण करते हैं। इसका योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 7। अब ये जो परिणाम में हमें योग प्राप्त हुआ 7, इसमें से हम तीसरे पूर्णांक को घटा देंगे तो उससे होगा 7 जमा 5, जिससे परिणाम में प्राप्त हुआ 12। अब संख्याएं जो है, जो पूर्णांक लिए थे वो वैसे ही हैं। पहले स्थिति में हमने क्या किया, पहले 2 पूर्णांकों का व्यवकलन करके उसमें से तीसरे को घटाया। अब हम ये कह रहे हैं कि बाद में जो 2 आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं पहले उनको हल कर रहे हैं, और उसके बाद उसके जो व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा उसे हम पहले पूर्णांक से घटाएंगे। तो -4 में से जब आप -5 को घटाएंगे तो 2 माइनस जो है वो मिलके एक प्लस बनाएंगे, यानी 2 ऋणात्मक जुड़कर एक धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो -4 और +5, 5 में से 4 घटेगा आएगा 1, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह है तो वहां पर भी चिन्ह धनात्मक रहेगा और हमें प्राप्त होगा 3 - 1। तो 3 - 1 होने के कारण परिणाम में आपको प्राप्त क्या हुआ 2। तो इससे हमें ये समझ में आया
कि परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त हुए वे आपस में बराबर नहीं थे। अगर आपको 3 पूर्णांक दिए हैं, आप पहले 2 का अंतर करके फिर तीसरे को घटाइए, या फिर दूसरी स्थिति में बाद में जो 2 है उनका अंतर लेके उसको पहले से घटाइए, परिणाम एक सा नहीं होता है। जैसा कि आप इस सूत्र में देख पा रहे होंगे, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन जो है वह सहचारी नहीं होता है। इसी के साथ व्यवकलन के हमारे सारे गुण जो है वो समाप्त हो गए। आगे देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पूर्णांकों के व्यवकलन के विभिन्न प्रकार के गुण क्या होते हैं, जिसमें पहला था समृद्ध, फिर था क्रम विनिमय और उसके बाद था साहचर्य। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों का गुणन। घर जाइए, आपका जो पाठ 1 है वह हम पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 परिमेय संख्याएं का भाग 3। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितनी प्रकार की होती हैं और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, जिसमें हमारा पहला विषय होगा परिमेय संख्याओं के योग के गुण और दूसरा विषय होगा परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला विषय परिमेय संख्याओं के योग के गुण। पहला नियम है इसमें योग का समृद्ध गुण। अब यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है, 3/4 और -5/7, और आपको इनका योग करना है, तो जब आप इसका योग करके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/28। यानी यदि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परिणाम में आने वाली संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को लिया गया है और उनका योग किया गया है, और जब आपने योग को हल किया तो आपको प्राप्त होता है -47/40। तो देखिए, पहली परिमेय संख्या ऋणात्मक थी, उसमें जब हमने दूसरी ऋणात्मक परिमेय संख्या को जोड़ा तो हमको परिणाम में एक ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। यानी इसके अनुसार 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का क्रम विनिमय गुण। इसमें आपके सामने 2 परिमेय संख्याएं दी हैं। पहली है -1/3 और दूसरी है 2/5। जब आपने इनको हल किया तो आपको प्राप्त हुआ 1/15। यानी अगला उदाहरण हम देखेंगे तो इस गुण को और अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस उदाहरण में कहा गया है कि 2 परिमेय संख्या है 2/5 और -1/3। यही संख्याएं ऊपर भी थी, लेकिन क्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जब इसको हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 1/15। तो हमने ये देखा कि -1/3 में आप 2/5 जोड़िए तो भी 1/15 आता है, और 2/5 में -1/3 जोड़िए तो भी 1/15 ही आएगा। यानी संख्याओं के क्रम में परिवर्तन लाने से योग पे जो परिणाम मिलता है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। अब आपके सामने
एक उदाहरण पेश हो रहा है। इसमें 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, 2/3, -3/5 और 5/6। आपको इन तीनों संख्याओं का योग लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक स्थिति दे रखी है, आपको दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या का योग लेना है और जो परिणाम आएगा उसको पहली परिमेय संख्या में जोड़ना है। तो आइए, 2/3 तो वैसे का वैसे रहेगा और बाकी की 2 परिमेय संख्याओं का हमने योग ले लिया। योग लेके जब हमने इसको आगे हल किया तो हमको मिला 2/3 जमा 7/30। अब जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20 जमा 7/30 जो कि होगा 27/30। अब इस परिमेय संख्या को हम उसके मानक रूप में बदलेंगे। जब आप इसको 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9/10। आगे बढ़ते हैं, फिर से इन्हीं 3 परिमेय संख्याओं का हम योग लेंगे, लेकिन स्थिति में परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम पहले वाली जो 2 संख्याएं हैं उनका योग लेंगे और उनका परिणाम जो होगा वो तीसरी संख्या में जोड़ेंगे। तो उससे हमको मिल गया, पहली 2 परिमेय संख्या को हल किया, आया 10 - 9/15 जमा 5/6। आगे जब आप एलसीएम लेंगे इसका तो आपको प्राप्त होगा 2 जमा 25/30 यानी फिर से 27/30 जो कि मानक रूप में लिखा जाएगा 9/10 के रूप में। यानी परिमेय संख्याओं के योग के लिए ये जो गुण साहचर्य है वह सत्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, योज्य तत्समक। इसमें कहा गया है कि यदि आपके पास एक संख्या है परिमेय a/b और आप उसमें 0 जोड़ते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, a/b, यानी सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप जब किसी परिमेय संख्या में जोड़ें तो आपको वापस से उत्तर में वही परिमेय संख्या मिले। ये तो हुआ योज्य तत्समक। आगे हम देखेंगे योज्य प्रतिलोम। आपके सामने फिर से एक परिमेय संख्या दी है a/b। अब आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपको उत्तर में 0 प्राप्त हो? सोचिए। अब जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पता आइए हम सीखते हैं। जब आप इसमें -a/b जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कोई भी परिमेय संख्या यदि a/b है तो उसका योज्य प्रतिलोम -a/b होता है। तो आपके पास जो भी संख्या होगी उसी का अगर आप ऋणात्मक मान ले लेते हैं तो वो आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन यदि संख्या ही ऋणात्मक हो तो आप उसका धनात्मक मान ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, जिसमें पहला है समृद्ध गुण। अब आपके सामने 2 परिमेय संख्या दी है, 3/4 -5/7। और जब हमने इसका एलसीएम लेके इसको हल किया तो हमको मिला नीचे 28 और ऊपर 21 जमा 20, दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलके धनात्मक हो गए। और आगे हल करने पर मिला 41/28, यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग जो है वो एक परिमेय संख्या जिस प्रकार हमने देखा उसी प्रकार यहाँ पर 2 परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो भी एक परिमेय संख्या आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दी है, -3/8 -4/5। जब हमने इसको हल किया तो हमको मिला 17/40, यानी 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। ये भी यहाँ सिद्ध हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। अब आपके सामने यहाँ 2 परिमेय संख्या दी है और 1/2 में से 3/5 को घटाया जा रहा है। एलसीएम लेके आगे हल किया तो उत्तर में प्राप्त हुआ -1/10। अब फिर से हमने इन्हीं परिमेय संख्याओं को लिया किंतु इनके क्रम में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब की बार 3/5 में से 1/2 को घटाया जा रहा है। तो जब आप इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/10। तो जब 1/2 आगे था उसमें से 3/5 घटाया जा रहा था तो -1/10 आ रहा था, और जब 3/5 में से 1/2 को घटाया गया तो 1/10 आया। तो परिणाम जो है वो अलग अलग है, यानी परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन गुण जो है वह सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, व्यवकलन का साहचर्य गुण। यहाँ पर आपको 3 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करना होगा।
स्थिति कुछ इस प्रकार है। पहले हम बाद की दोनों संख्याओं का व्यवकलन करके परिणाम जो है वो -2/3 से घटाएंगे। तो -2/3 तो वैसे का वैसा हुआ और उसमें से हमने घटाया इन दोनों के अंतर को, यानी 10 - 7/14। आगे हल करने पर प्राप्त हुआ -2/3 -3/14, जो कि जब एलसीएम हम लेके आगे हल करेंगे तो हमको मिलेगा -37/42। और उसी प्रकार यहाँ देखिए -2/3 में से जब आपने -5/7 को घटाया और उसमें से -1/2 को घटाया और दूसरी स्थिति का उपयोग किया, यानी पहली दो संख्याओं का अंतर लेकर उसको जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें से तीसरी संख्या को घटाएंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त हुआ -79/42, जो कि पहले वाले परिणाम से अलग है, यानी व्यवकलन के लिए साहचर्य गुण जो है वह भी सत्य नहीं है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हमने जाने योग के गुण और व्यवकलन के गुण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और गुणधर्मों के बारे में, जिसमें परिमेय संख्याओं के गुणन के गुण। घर जाइए और आपकी जो प्रश्नावली 1.2 और 3 है उसको आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोड़, घटा, गुणा और भाग 4 मुख्य संक्रियाएं होती हैं। अब हम इन 4 संक्रियाओं को वास्तविक संख्या पर प्रयोग करके देखेंगे कि हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है। हमने यहाँ वास्तविक संख्या की 3 स्थिति ली है। पहली स्थिति है जब दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो चलिए देखते हैं जब हम दो परिमेय संख्या पर संक्रियाएं लगाएंगे तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलेगी। चलिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमने दो परिमेय संख्या 3 और 6/5 लिया है, जिस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है, तो हमें अंक मिला है 21/5, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6 और 6/5 का, जहां ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। तब हमें 24/5 संख्या मिली है, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 35 और 6/5 का, जहाँ पर ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इन पर हमने गुणा संक्रिया का प्रयोग किया है, तो हमें मिला है 42, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमने एक और उदाहरण लिया है 2 और 1/2 का, जहाँ ये दोनों संख्या परिमेय संख्या है और इस पर संक्रिया हमने भाग लिया है, तो हमें अंक मिला है 4, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने इस स्थिति में क्या देखा? हमने इस स्थिति में यह देखा कि जब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच संक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने एक परिमेय संख्या ली है और दूसरी अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 3 और वर्गमूल 2। यहाँ पर 3 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। इस पर हमने जोड़ संक्रिया लगाया है।
जिसका मान ज्ञात करने पर हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है 6/5 का और वर्गमूल 3 का। यहाँ पर 6/5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या। इस पर हमने संक्रिया घटा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है 2 वर्गमूल 3 का, जहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पर हमने संक्रिया गुणा का प्रयोग किया है। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है 7/वर्गमूल 5 का, जहाँ पर 7 हमारा परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने यह देखा कि जब हम एक परिमेय संख्या पर और दूसरी अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं का प्रयोग करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्थिति की तरफ, जहां हमने दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्या ली है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 जोड़ वर्गमूल 2। यहाँ पर वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम इन दोनों पर संक्रिया जोड़ का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने दूसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 3 का, जिस पर हमने घटा संक्रिया का प्रयोग किया है। जब हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जो कि एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने तीसरा उदाहरण लिया है वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 3 का, जिसका मान हम ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा वर्गमूल 15, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार हमने चौथा उदाहरण लिया है वर्गमूल 7/वर्गमूल 7। जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि जब हम 2 अपरिमेय संख्या पर संक्रिया जोड़, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी। चलिए अब हम वर्गमूल 3.5 को ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा AB खींचेंगे जो कि 3.5 एकक की होगी। अब आप बिंदु B से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाएंगे और उसे बिंदु C मान लेंगे। अब हमारी रेखा AC हो जाएगी 4.5 एकक। अब हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और उसे बिंदु O मान लेंगे। अब हम O को केंद्र और OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर अर्धवृत्त को D पर काटती हो। तब हमारा BD जो हो जाएगा वो होगा वर्गमूल 3.5। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए सिद्ध करते हैं। हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 4.5/2, जो कि हो जाएगा 2.25 एकक और OA, OD, OC एक त्रिज्या है जो कि बराबर होगी 2.25 एकक के। यदि आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो आपको OBD एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, जहां OB हमारा आधार है, BD लंब और OD कर्ण है। हमारा OB बराबर है 3.5 घटा 4.5/2 एकक के, जो कि हो जाएगा 1.25 एकक। हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा BD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OD वर्ग घटा OB वर्ग, जो कि हमें मिलेगा वर्गमूल 2.25 का वर्ग घटा 1.25 का वर्ग, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 3.5, जो कि हमारे BD की लंबाई है।
इस प्रकार हमने वर्गमूल 3.5 को निरूपित कर लिया। अब हम बढ़ते हैं वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्व समीकरणों की तरफ। मान लीजिए a और b वास्तविक संख्याएं हैं, तब वर्गमूल ab बराबर होगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल b के। आइए उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 6 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। हम वर्गमूल a बटे b को लिख सकते हैं वर्गमूल a बटे वर्गमूल b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2 बटे 3 को यहाँ पर हमने लिखा है वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। हम वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल a घटा वर्गमूल b को लिख सकते हैं a घटा b। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2, जो कि हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग घटा वर्गमूल 2 का वर्ग, जिसे ज्ञात करने पर हमें मिलेगा 3 घटा 2 यानी 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है a जोड़ वर्गमूल b गुणे a घटा वर्गमूल b, जिसे हम लिख सकते हैं a का वर्ग घटा b। आइए इसके एक उदाहरण देखते हैं। 2 जोड़ वर्गमूल 3 गुणे 2 घटा वर्गमूल 3, जिसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग घटा 3 यानी 4 घटा 3, जो कि होगा 1। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जो कि सरलीकरण करने के बाद हमें मिलेगा वर्गमूल a गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d जोड़ वर्गमूल b गुणे वर्गमूल c जोड़ वर्गमूल d, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल ac जोड़ वर्गमूल ad जोड़ वर्गमूल bc जोड़ वर्गमूल bd। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे सरलीकरण करने पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7 जोड़ वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 5 जोड़ वर्गमूल 7, जिसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 15 जोड़ वर्गमूल 21 जोड़ वर्गमूल 10 जोड़ वर्गमूल 14। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है वर्गमूल a जोड़ वर्गमूल b का वर्ग, जिसे हम लिख सकते हैं a जोड़ 2 गुणे वर्गमूल ab जोड़ b। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 3 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग जोड़ 2 गुणे वर्गमूल 6 जोड़ वर्गमूल 2 का वर्ग, यानी 3 जोड़ 2 वर्गमूल 6 जोड़ 2, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 5 जोड़ 2 वर्गमूल 6। तो ये सभी थे वर्गमूलों से संबंधित सर्व समीकरण। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे परिमेयीकरण और वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। धन्यवाद। आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेयीकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं परिमेयीकरण से। जब हमें व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद मिलेगा, तब हम उसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में लिखेंगे जिसका हर एक परिमेय संख्या हो, और इस रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हम
हर का परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है, रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/√2। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला पद है। अब हम इसे ऐसे तुल्य व्यंजक में रूपांतरित करेंगे जिससे हमें हर में एक परिमेय संख्या मिले, जिसके लिए हम यहाँ 1/√2 को गुणा और भाग करेंगे वर्गमूल 2 से, जिससे हमें मिलेगा वर्गमूल 2/2। और आप देख रहे हैं कि हर में एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने 1/√2 के हर का परिमेयकरण किया। दूसरा उदाहरण हमने लिया है 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 का। यहाँ पर भी हर में एक वर्गमूल वाला पद है, जिसे हम अब रूपांतरित करेंगे जिससे कि हर में एक परिमेय संख्या मिले। हम 1/2 जोड़ वर्गमूल 3 को गुणा और भाग करेंगे 2 घटा वर्गमूल 3 से, यानी कि 2 जोड़ वर्गमूल 3 की संक्रिया बदलकर। यानी अगर संक्रिया जोड़ होगी तो हम घटा संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे, और यदि संक्रिया घटा होगी तो हम जोड़ संक्रिया का प्रयोग करके गुणा और भाग करेंगे। आई हुई व्यंजक का सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/2 का वर्ग घटा वर्गमूल 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 घटा वर्गमूल 3/4 घटा 3, यानी कि 2 घटा वर्गमूल 3/1। चलिए अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम की तरफ। पर उससे पहले यह जान लेते हैं कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। आप जो व्यंजक स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें 3 हमारा आधार है और 2 हमारा घातांक। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का सरलीकरण करके घातांक के नियमों को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5। हमारा दूसरा प्रश्न है 5 की घात 2 और उनके घात 7। तीसरा प्रश्न है हमारा 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7। चौथा प्रश्न है हमारा 7 की घात 3 गुणे 9 की घात 3। तो चलिए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का सरलीकरण करते हैं। 17 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार 17, और 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 बार 17, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 का सरलीकरण करके हमें मिल जाएगा 17 की घात 7, और 17 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5, यानी कि 17 की घात 2 गुणे 17 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 17 की घात 2 जोड़ 5। यहाँ हमें हमारा पहला घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे a की घात q, जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था 5 की घात 2 और उनके घात 7। 5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम 5 गुने 5 को 7 बार लिख देंगे, जिससे हमें मिलेगा 5 की घात 14, जिसे हम 5 की घात 2 गुने 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें हमारा दूसरा घातांक नियम मिलेगा, जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p की घात q, जो कि बराबर होगा a की घात p गुणे q। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि था 23 की घात 10 बटे 23 की घात 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10 बार 23 बटे 7 बार 23, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 3 बार 23, जिसे हम लिख सकते हैं 23 की घात 3। 23 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 23 की घात
10 घटा 7। यहाँ हमें हमारा तीसरा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ जो था 7 की घात 3 गुने 9 की घात 3। 7 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 7 और 9 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 बार 9, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 गुने 7 गुने 9 जो कि हो जाएगा 63 गुने 63 गुने 63, यानी कि 63 की घात 3, जिसे हम 7 गुने 9 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें हमारा चौथा घातांक नियम मिलेगा जो कुछ इस प्रकार है। a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। आइए एक बार सभी नियमों को दोहराते हैं। a की घात p गुणे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p जोड़ q के। a की घात p की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p गुणे q। a की घात p बटे a की घात q जो कि बराबर होगी a की घात p घटा q के। a की घात p गुणे b की घात p जो कि बराबर होगी ab की घात p के। इन नियमों के प्रयोग से कुछ और नियम भी बने हैं। यदि a की घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 6 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 11 की घात 0 जिसका मान होगा 1, 99 की घात 0 जिसका मान होगा 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा नियम है 1 बटे a की घात n जो कि बराबर होगी a की घात घटा n के। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1 बटे 6 की घात 2 का मान होगा 6 की घात घटा 2। उसी प्रकार 1 बटे 11 की घात 5 का मान होगा 11 की घात घटा 5 इत्यादि। अब हमारा अगला नियम है nवीं मूल a का जो कि होगा a की घात 1 बटे n के। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। 27 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 27 की घात 1 बटे 3। 2 की 3वीं मूल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नियम की तरफ जो कि है a की घात m बटे n को हम लिख सकते हैं a की nवीं मूल की घात m, और हम इसे a की घात m का nवीं मूल भी लिख सकते हैं। तो ये सभी थे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेयकरण, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घात समुच्चय क्या होते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं घात समुच्चय क्या होते हैं। एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब एक हमारे पास समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय हैं उन सब का एक समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अगर हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वो a b c हैं
तो अब हमें क्या करना है, उस समुच्चय, जो ये समुच्चय दे रखा है, उसके हमें उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय क्या क्या होंगे? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा ए समुच्चय, तीसरा बी समुच्चय, चौथा सी समुच्चय। अगर हम दो को एक साथ लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से समुच्चय आ जाएंगे? ए बी समुच्चय, ए सी समुच्चय और बी सी समुच्चय। पहले हमने एक समुच्चय लिया, उसके बाद हमने उस समुच्चय का उप समुच्चय करना सीखा। उप समुच्चय करना सीख गए बच्चों। अभी हम एक और उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं कि उप समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। एक दुकान में हमारे पास है केला, चॉकलेट और आइसक्रीम है। अगर आपको ये चीजें खरीदने के लिए कही जाए तो आप इसको किस क्रम में खरीदना पसंद करेंगे? पहला, कुछ भी नहीं खरीदोगे तो हमारा क्या हो जाएगा समुच्चय? रिक्त समुच्चय। दूसरा, अगर आप केवल केला खरीदते हो तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा? केला समुच्चय। तीसरा, अगर आप चॉकलेट खरीदते हो खाली तो क्या हो जाएगा? चॉकलेट। अगर केवल आप आइसक्रीम खरीदते हो तो ये आइसक्रीम हो जाएगा। ये तो रही बात अगर आपने कुछ नहीं खरीदा और एक ही चीज खरीदी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर हम दो एक साथ चीजें खरीदेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर हमने दोनों एक साथ ली तो हम क्या क्या ले सकते हैं? केला और चॉकलेट, केला और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। तो अगर हमने दो चीजें एक साथ ली तो हम केला चॉकलेट ले सकते हैं, केला आइसक्रीम ले सकते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम तीनों चीजें एक साथ खरीदते हैं तो हम क्या क्या खरीदेंगे? केला, चॉकलेट और आइसक्रीम। अभी तक हमने सीखा एक समुच्चय का अगर हमें उप समुच्चय चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आप उप समुच्चय निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका हमें क्या समझना है? हमने उप समुच्चय को समझ लिया कि उप समुच्चय क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि उप समुच्चय से हम घात समुच्चय को कैसे निकालते हैं। अगर हम इन सारे उप समुच्चयों को एक साथ लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। ठीक है बच्चों, घात समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा? हमने पहले रिक्त समुच्चय लिखा, फिर हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए सी लिखा और बी सी लिखा, और ये ए बी सी भी एक उप समुच्चय है घात समुच्चय के लिए। अब हम पढ़ते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं। एक संख्या प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय और उनके उप समुच्चय में रुचि होती है। यह आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्य प्रतीक U से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? U से। और इसके उपसमुच्चय को अक्षर A, B, C आदि द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास एक A समुच्चय है, उसके अंदर क्या कहता है? X कक्षा 5वीं अ के विद्यार्थी हैं। B समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं B के विद्यार्थी हैं। C समुच्चय क्या कहता है? X कक्षा 5वीं C के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हमने ये तीनों बच्चे देखे। हमने क्या देखा? A जो है कक्षा A के विद्यार्थी हैं, B वाले 5वीं B के विद्यार्थी हैं और C वाले 5वीं C के विद्यार्थी हैं। अगर हमें इसे सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा लिखना होगा, ये तीनों कक्षाएं उस यूनिवर्सल सेट
उस सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर सिमट जाए। आपको एक ऐसे समुच्चय बनाना है जिसके अंदर ये तीनों समुच्चयों का गुण आ जाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? x कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे और a और b और c तीनों u में होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। आज देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। कक्षा 6 में हमने संख्याओं की जानकारी का अध्ययन किया। कक्षा 7 में पूर्णांक पढ़े, कक्षा 8 में परिमेय संख्या बनाए और इसके सवालों को भी किया। कक्षा 9 में संख्या पद्धति देखी और कक्षा 11 में समुच्चय पार्ट 4 को पढ़ा। आइए अब ये देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 6 में भोजन जरूरी है का पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्लास 7 में प्राणियों में पोषण का पार्ट 1 शुरू करेंगे। दोनों ही नए चैप्टर्स हैं। कक्षा 8 में कोशिका का पार्ट 2 पढ़ेंगे और क्विज करेंगे। कक्षा 9 में गति का पार्ट 3 करेंगे। कक्षा 11 में मात्रक और मापन का पार्ट 3 करेंगे। दोस्तों, आशा है आप सबको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा और कल के लिए भी आप जरूर तैयार होंगे। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इकोवेशन के YouTube चैनल पे भी किया जाएगा। इसको सर्च करने के लिए आप YouTube पर डिजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पुनः देखना हो या अपने दोस्तों को बताना हो तो जरूर बताइए। धन्यवाद।